दोस्तों, वेलकम है आपका प्रदीप एकेडमी पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं सभी क्लास 10 के। तो हमें ऑफलाइन बैचेज में कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने बताए हैं, कोचिंग के अलावा भी बाहर से कुछ बच्चों के चैट्स पे मैसेज आए हैं। वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके कि सर उनका मैथ्स का साइंस का पेपर है स्टेट बोर्ड वालों का, शायद आई होप कल। तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम बताई है कि इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स उनसे बहुत लेस सॉल्व हो रहे हैं, प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। ठीक है, ये दोनों के लिए है। आप सीबीएसई वाले भी कवर कर सकते हैं, आईसीएसई वाले भी कवर कर सकते हैं, यूपी वाले बच्चे भी कवर सकते हैं, यानी स्टेट बोर्ड वाले भी चैप्टर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। जिसे आप विद्युत धारा कहते हैं। चैप्टर क्लास 10 है आपका। ठीक है, क्लास 10। तो हमें न्यूमेरिकल्स कवर कराना है जो प्रॉब्लम्स है बच्चों की। तो न्यूमेरिकल्स कवर कराने के लिए मैं थ्योरी नहीं जाता, पहले मैं आपको बहुत सारे फार्मूलों का रिजल्ट और कैलकुलेशन बता देता हूँ कि इसमें फार्मूले बहुत सारे आप डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम पहले बताते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I एंड फार्मूला होता है चार्ज दैट इज Q और टाइम। तो I इक्वल हो गया Q बाई T। अब अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो ठीक है, हम थ्योरी में जा रहे हैं। पहले आपको न्यूमेरिकल लगाने से पहले फार्मूलों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूले कैसे आते हैं, यूनिट कैसे आती है, तो वो मैं कवर करा रहा हूं पहले। तो करंट की यूनिट की कैलकुलेट करना है अगर आपको, चार्ज की यूनिट होता है कूलाम, डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, टाइम यूनिट सेकंड। तो कूलाम अपॉन सेकंड को कहा जाता है, यहां 1 ले सकते हैं, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड को कहा जाता है 1 एंपियर। ओके, और एंपियर को लिखा जाता है शॉर्ट में कैपिटल। ठीक है, अब देखिए यहां एक फार्मूला और आ सकता है। चार्ज का फार्मूला होता है n into E। जो n है, हियर n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है बच्चे 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। तो ये जो आप पढ़ने करा रहा हूं मैं, एक पूरा ओवरऑल व्यू है आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो भी फार्मूले कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उनका। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 C मतलब कूलाम। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में रिटर्न नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम आपके पास कम है, कल ही पेपर है। तो आई होप ये मान के चल रहा हूं थ्योरी या डेफिनेशन आपको बुक में आसानी से मिल जाएगी। जो न्यूमेरिकल्स में डेटा या फार्मूले यूज होंगे मैं उनको यहां करा। सेकेंड फार्मूला आता है आपका, आता है वर्क। पहले थोड़ा सा वर्क चलिए करते हैं। दूसरा V इक्वल IR, ये था ओम्स लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओम्स लॉ का है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ। ये टू मच इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दे रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बहुत। ये एग्जाम में मेनी टाइम्स आता है, हमेशा आता है इस पर। ठीक है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो यहां से अगर मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करूं आपको, V की यूनिट तो देखिए, यूनिट किसकी, V की, पोटेंशियल डिफरेंस की, I की यूनिट एंपियर और रेजिस्टेंस यूनिट ओम, तो 1 ओम, एंपियर इनटू ओम, इसी को कहा जाता है या फिर वोल्ट। एक और आएगा, बता देता हूं कैसे, ये SI यूनिट है, वो भी SI यूनिट किसकी है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की। V पर W/Q भी होता है, Q मतलब चार्ज। यहां से देखिए क्या है, आप यहां से भी यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क की यूनिट होती है, ये बच्चा वर्क है, ठीक है, Q चार्ज है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, J एंड चार्ज की यूनिट कूलाम, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम को कहते हैं 1 V यानी वोल्ट। V ये भी SI यूनिट है। ठीक है, यहां ओम्स लॉ में देखिए जरा, ओम्स लॉ से अगर बात करें तो यहां से आप R निकालिए, तो R इक्वल क्या हो गया ओम्स लॉ से, देखिए आप R की यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, I मल्टीप्लाई V साइड आके डिवाइड कर V अपॉन I। अब आप देखिए R की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ R
तो देखिए V की यूनिट आपने बताया वोल्ट, I यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। अच्छा एक चीज याद रखना, किसी साइंटिस्ट के नेम से अगर कोई यूनिट है और आप उसे कंप्लीट नाम लिख रहे हैं, जैसे आप एम्पियर लिखना चाह रहे हैं तो सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, और जब आप सिंबल राइट करते हैं तो कैपिटल ए में लिखा जाता है सिंबल में। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 1V अपॉन 1A, तो ये आएगा 1 ओम, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को कहते हैं 1 ओम। ये SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ R, SI यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं क्योंकि सिर्फ ओम ले लिया हुआ है। R का एक और फार्मूला होता है कि R इक्वल रो L बाई A। ओके, अब R, ये रो जो है रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। अब अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें जरा देखो, तो ये R इस A डिवाइड इस साइड आके मल्टीप्लाई, तो RA इस साइड होगा रो L, अब L इस साइड आके डिवाइड, तो RA अपॉन L, ये फार्मूला आ गया रो का। ओके, अब यहाँ से यूनिट देखिए जरा, यूनिट वो भी आप निकाल रहे हैं इसका, तो R की यूनिट ओम हो गया। ये एरिया है, A जो है एरिया को बताता है, और L जो है लेंथ बताता है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर। ओके, वायर और कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर की लेंथ की बात कर रहा है ये। तो यहां पर देखिए R की यूनिट ओम, एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट अगेन मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर ये यूनिट हो गई किसकी, रो की। रो मींस रेजिस्टिविटी की। एक चीज और याद रखना, रेजिस्टिविटी कभी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, यानी यहां पे एक नोट करा दे रहा हूं, रो इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, याद रखना लेंथ, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर पर। ओके, आगे ये जो वर्क होता है, इस वर्क को आप एनर्जी भी कहते हैं। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है हम यहाँ करते हैं। अभी पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर को P से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एनर्जी, बट वर्क को आप एनर्जी कह सकते हैं, ऑलवेज वर्क इक्वल टू एनर्जी के, इसलिए टाइम मतलब T। तो अब इसकी यूनिट निकालते हैं जरा, यूनिट देखिए जरा, पावर वर्क यूनिट क्या, एनर्जी वर्क यूनिट जूल है, और पावर टाइम यूनिट सेकंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड को आप कहते हैं 1 वॉट। ठीक है, वॉट, वॉट में लिखते हैं W। ये वॉट वही है जो बल्ब का मेजरमेंट होता है, आपके घर में होता है कि आप 10 वॉट, 7 वॉट, 20 वॉट, 18 वॉट जो बल्ब लेते हैं, तो ये वॉट, वॉट ऐसा यूनिट है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। आगे आप इसको देखते हैं 1 किलोवाट, ये बहुत यूज होने वाला है। 1 किलोवाट में होता है 10 की पावर 3 वॉट, बट 1 मेगावाट, मेगावाट में 10 की पावर, ये भी कैपिटल लिखो, 6 वॉट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज, एक होता है कॉमर्शियल यूनिट, नया टॉपिक है आपका भी, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, ये होता है 1 किलोवाट आवर। इसी 1 किलोवाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट। जो आपका घर में इलेक्ट्रिक मीटर का रीडिंग आता है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट इलेक्ट्रिक आया मींस 1 किलोवाट आवर, ये होता है कितनी एनर्जी के, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल की। अच्छा एक चीज बता देता हूं, वॉट इनटू सेकंड, ये जो यूनिट है वॉट इनटू सेकंड, इसको कहा जाता है आपका जूल इक्वल कहा जाता है, ये याद रखना। और एक चीज को जूल किसे कहते हैं, अगर आप वर्क का फार्मूला लेते तो वर्क का फार्मूला जो क्लास 9 में आप पढ़ते हैं F × S या डिस्प्लेसमेंट, चलो D ले लो, तो यहां से अगर आप यूनिट निकालते हैं वर्क की यूनिट, ध्यान से देखना यूनिट, तो फोर्स यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, न्यूटन इनटू मीटर को भी 1 जूल कहा जाता है, यूनिट कन्वर्जन है। अब ये कैसे आया, यहां से लिख लीजिए P = W/T, P = W/T, तो T सलाओ P × T, P × T मतलब पावर इनटू टाइम का मल्टीप्लाई, वर्क है एनर्जी है, तो पावर की यूनिट वॉट हो गई और टाइम की यूनिट सेकंड, इसलिए वर्क की यूनिट जूल, तो यहां से आ जाता है वॉट इनटू जूल को भी आप कहते हैं एनर्जी। अब ध्यान से वॉट इनटू सेकंड को कहते हैं जूल, जूल मींस एनर्जी। ये कैलकुलेट कैसे हुआ जरा यहां देख लीजिए, इसकी कैलकुलेशन आता है आपके एग्जाम में 1 किलोवाट आवर। देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर। अगर वॉट इनटू सेकंड होगा तो आप उसे जूल लिख सकते हैं,
तो देखिए 1 किलोवाट में आपने बताया 10 की पावर 3 मतलब 10,000 वाट एंड 1 आवर में कितने सेकंड, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं बच्चे। अब वाट और सेकंड आ गया, वाट और सेकंड को आप कहते हैं जूल, तो इनके प्लेस पर आप जूल लिखिए, इनका मल्टीप्लाई 36 30 और 20 50 एंड वाट इनटू सेकंड को आप कह रहे हैं जूल लिखेंगे जी। अब आप देखिए जिसके लास्ट में कहीं भी पॉइंट नहीं होता लास्ट में लेते हैं, जैसे कहीं 2 लिखा है तो आप इसे 2.0 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 125 है तो 125 को 125.0 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यहां पर 0 इस पॉइंट को यहां पर लाएंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर, आप कितने डिजिट देखिए पॉइंट को मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6। जब वैल्यू को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो पावर प्लस होती है और लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो पावर माइनस, तो इतना जूल, तो ये कॉमर्शियल यूनिट था। तो 1 यूनिट भी क्लियर कर लेना। और एक होता है 1 HP 1 हॉर्स पावर, इसको हॉर्स पावर कहते हैं, 746 वाट होता है, ये बिगर यूनिट है, कार और के इंजन के लिए आता है। HP मतलब हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो ये छोटे जनरल न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये चीज आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम उसके बाद आगे और कंटिन्यू करते हैं। इनमें बहुत सारे फार्मूले एक दूसरे से इंटरचेंज करके लाए जा सकते हैं, तो मैं वो अभी आपको और फार्मूले कन्वर्जन करना सिखाता हूं, ठीक है, फिर करेंगे। ओके, ठीक है, अभी जो इतनी अननेसेसरी मतलब अभी में जरूरत नहीं पड़ी उन चीजों को हटा देता हूं मैं, ये जरूरत पड़ेगा, ये चलो ये भी रहेगा, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, और भी को लाया ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए आज। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास मेनली ये 4 फार्मूले हैं। इन 4 फार्मूलों से हम देखो कितने सारे फार्मूले और कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, वो आपको सीखना है, क्योंकि वही आपके क्वेश्चंस में यूज होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए क्या था, मेन एक फार्मूला था ये जी, ठीक है। अब आप देखिए V इक्वल आपने कहा ओम्स लॉ से IR होता है, और आपने एक और कहा कि P इक्वल होता है W अपॉन T। मेन एक फार्मूले, इनसे देखिए कितने फार्मूले और क्रिएट करते हैं। देखिए आपने कहा V इक्वल एक और था, V इक्वल W अपॉन Q, ये भी था। ये 4 से हम 40 कर सकते हैं, चलो देखिए कैसे। आपने कहा कि V इक्वल सर W अपॉन Q है, तो आप ये बताइए W इंटू 1 अपॉन Q इसे लिख सकते हैं, और 1 अपॉन Q को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, और एक मिनट चलो इसको इस साइड लाओ, V इंटू Q इक्वल कितना W, ठीक है। Q को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, अगर मैं साइड में लिखते जा रहा हूं, देखो I इक्वल Q बाई T मीन्स I इंटू T को क्या लिख सकते थे, Q, तो यहां पर रख दीजिए Q की वैल्यू IT, तो क्या आ गया V इक्वल WIT, एनर्जी का फार्मूला आ गया। और यही आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी है, ठीक है। अब आ जाइए जरा, फिर यहां से और कैलकुलेट करते हैं। ओम्स लॉ से जो भी नया फार्मूला निकल रहा है उसे हम बॉक्स में क्लोज कर देंगे, साइड में आपको दिखाएंगे कन्वर्जन कैसा हो रहा है। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल IR आपके पास है, अगर आप इस V के प्लेस पर IR रख दीजिए, तो पहले से आपके डेटा में क्या है, I इंटू T, ये है वर्क या एनर्जी, तो I स्क्वायर RT आ गया, ये वर्क की एनर्जी आ गई, यानी एनर्जी इक्वल आ गया। इसी को हीट एनर्जी भी H से रिप्रेजेंट करेंगे, और आइए इसी को H लिख सकते हैं आप, एनर्जी H, तो ये हो गया H, आपके बुकों में H से भी लिखता है, तो एक फार्मूला आ गया। ये जो फार्मूला है H इक्वल I स्क्वायर RT, इसे कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखिएगा जरा। एक चीज आपको बता दूं, जब किसी भी फिजिक्स में डेटा का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का कंपेयर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द 95% फार्मूले में क्या होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर एक डेटा को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी आरएचएस वाला डेटा भी इंक्रीज करेगा। फॉर समझने के लिए, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज
then heat of the conductor will increase, time will increase, then heat will also increase. एग्जांपल के तरीके से आप समझो कि आप एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब को आप 10 मिनट के लिए ग्लो जलाते हैं, ऑन कर दीजिए, और एक और सेम पावर का बल्ब ले लीजिए, सेम करंट दीजिए उसे हाफ एन आवर के लिए, जी है, आप 10 मिनट के लिए एक को एक के हाफ एन आवर के लिए ग्लो कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि टाइम बढ़ने से भी हीट बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली टाइम करंट ज्यादा होने से हीट ज्यादा होगा, करंट कम होने से हीट कम होगा। आप बल्ब को एग्जांपल ले लीजिए, एक में बहुत डिम लाइट आ रही है और बल्ब ऑन किया तो लेट में गर्म करेगा, वहीं लाइट प्रॉपर करंट आ रहा है तो आपका क्या होगा, इजीली गर्म कर देगा। तो वहां से थ्योरी में भी नहीं जा रहे, इतना मोटा मोटा समझते चलिए जिससे हम न्यूमेरिकल कर सके। ये चैप्टर काफी बड़ा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आता है। एक और टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन आता है। इसके एग्जांपल्स थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जरा समझिएगा, इसका मतलब ये होता है, इसका एप्लीकेशन का जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, प्रेस हो गया, ओवन हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, इन सब में कुछ नहीं करना। इनमें क्या होता है कि एक करंट फ्लो कराया जाता है, करंट फ्लो होने की वजह से एक कंडक्टर लगा होता है जो उसमें करंट जाता है, करंट जाने के बाद कहाँ होगा, वहां पे हीट क्रिएट होगा और उस हीट का यूज आप कर लेते हैं अपने यूजेबल थिंग्स के लिए, जैसे कि आप कपड़ा प्रेस करते हैं, प्रेस होता है, आयरन मेटल होता है, ओवन होता है, टोस्टर होता है, ये सब उसी का एप्लीकेशन है। जहां भी करंट फ्लो कराएंगे वहां हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आता है। और देखिए अभी जरा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, आपने कहा P इक्वल है जी W/T, ये बताइए W क्या एनर्जी, तो यहां से क्या ले सकते हैं, एनर्जी अपॉन T, तो एनर्जी निकालना हो तो ये भी तो हो गया P × T इक्वल एनर्जी। लेकिन अभी आप ये देखो, जरा ध्यान देना एक और चीज, P को क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए W को लिख सकते हैं VQ, तो यहां से देखिए W/T, W को आपने लिख दिया VQ और यहां पर T, Q/T को क्या लिखते हैं I, तो यहां से आ गया V और इसकी वैल्यू I तो VI, तो पावर का एक फार्मूला आ गया VI, ठीक है। ओम्स लॉ से अगेन V इक्वल आप क्या लिख सकते हैं IR, तो यहां रखिए IR पहले से I है तो क्या आया I²R, एक और फार्मूला आया जी पावर का। अगेन देखिए जरा, अगर आप बात करते हैं, अगर आप अपोजिट भी रख सकते थे, आप यहां पर I इक्वल रख सकते हैं V/R, चेक करिए, R इस साइड आके डिवाइड होगा, यहाँ की I की जगह पर तो हो जाएगा V²/R, और स्क्वायर ऑलरेडी इधर R है, एक R से एक R कैंसिल, V²/R, एक फार्मूला और आ गया पावर का इस तरीके से V²/R। चेक कर, एक चीज और सुनो, यदि आप ये देख रहे हैं कि पावर का एवरी टाइम जब कन्वर्टिंग करके फार्मूले आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें V का स्क्वायर तो आ गया, I का स्क्वायर क्या आ गया, लेकिन R का स्क्वायर नहीं आया। तो यही एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में इलेक्ट्रिक करंट का, वहां 4 ऑप्शन दिया होता है, कहता बताइए पावर का फार्मूला कौन सा नहीं है, क्वेश्चन 2 या 3 है, तो वहां आपको देखना जहां भी R² होगा वो पावर का फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी आपने ये कहा कि सर H इक्वल आपने निकाल दिया I²RT ना, ये बताइए I²RT, इसे ऐसे लिख सकते थे I²RT, देखो I²R को क्या लिख सकते हैं P, तो आप यहां क्या रख सकते हैं P × T। एक और अच्छा फार्मूला निकल के आया जिस पर कुछ न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, P × T। तो इस तरीके से अगर कन्वर्जन करना चाहे बच्चे तो बहुत सारे, देखो I की वैल्यू क्या रख सकते हैं NE/T, तो T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फिर क्या आएगा NER N² E² R/ में T आ जाएगा। तो कन्वर्जन बहुत सारे हैं, बस एक आइडिया आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि किस तरीके से एग्जाम में जब आता है तो आप 2-3 लर्न करते हो, फिर फंस जाते हो कि ये कैसे आ रहा है। इनको लर्न नहीं करना बच्चे, मेन फार्मूले 1 2 3 4, ये 3-4 याद कर लें, बाकी तो आपको कन्वर्जन से आएगा, आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कर लेंगे आसानी से, ओके। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिया, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ VI ग्राफ इंपॉर्टेंट है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, एक और होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं यहाँ पर, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है।
तो किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जब टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो वहां जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सारे रेजिस्टेंस का सम कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से। मैंने 3 दिया, 3 का सम कर देंगे। समझने के लिए समझो, जैसे आपके 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दिया 2 ओम, ये दिया 5 ओम, ये दिया 6 ओम। अब आपसे कह रहा है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। दीज आर करेंट इन सीरीज। कैसे पता करते हैं सीरीज? जब हम न्यूमेरिकल लेंगे कैसे पता करना है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है पैरेलल। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको एक बार हम बताएंगे हल्का सा कि कैसे आप समझ रहे हैं कि सीरीज में पैरेलल में। फिलहाल ये सीरीज में तो 2 + 5 + 6 6 5 11 11 2 13 13 आपका ओम आ गया रेजिस्टेंस टोटल। आज जब पैरेलल लेते हैं ये होता है टोटल 1/R1 + 1/R2, ऐसे कंटिन्यू ऐड होता जाएगा। 1/R3 1/R4 ऐसे कंटिन्यू जुड़ता चला जाएगा। आप 10 ले, 12 ले, 2 ले, 3 ले। एक और थोड़ा सा रिजल्ट बता रहा हूं, आपको मजा आएगा आर पढ़ने में, समझने में, यहां देखने में। देखिए जब दो रेजिस्टेंस को टोटल लिया जाता है, देखिए 1/R1 ये 2 के लिए बता रहा हूं, 1/R2 अगर इनका आप एलसीएम लो तो R1 R2, R1 से R1 कैंसिल, जब डिवाइड करेंगे R2 बन जाएगा R2, सॉरी ये 1/RP 1/R1। अब इसको रेसिप्रोकल करो, ये 1/RP की वैल्यू है, आपको RP निकालना है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा R1 R2, रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, R1 + R2। ये फाइनल बहुत यूज होने वाला है आपके डेटा में, तो मैं आपको इसके एक एग्जांपल बताता हूं कि इसका यूज कितना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जबकि न्यूमेरिकल में आएगा, सर्किट जब बनाई जाएगी, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे जी आप। ओके, अब हम करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कब समझते हैं सीरीज में और कब पैरेलल में। सुन लीजिएगा, पहले कुछ नोट्स हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल नॉट डिवाइड। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट बच्चे, विल नॉट डिवाइड, विल नॉट डिवाइड। किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता, ओके। बट पीडी पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है आपका डिवाइड होगा, विल डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड होगा। इसका उल्टा पैरेलल होगा तो वहां पर जो है पैरेलल में ये V डिवाइड नहीं होगा, I डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो मैं खुद से लेता हूं, समझ लीजिए कि पहले आप समझते हैं सीरीज और कॉम्बिनेशन में फर्क। पैरेलल में, सॉरी, ये 3 रेजिस्टेंस है, मैंने इनको एक सोर्स से ऐड कर दिया। यहां पर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। देखिए प्लस है, माइनस है, ये सेल है आपका, एक से ज्यादा सेल को कंबाइन करते बैटरी बनता है। ध्यान सुनना, अब ऐसे समझो कि जो भी करंट यहां से जा रहा है वही, अगर सपोज करो यहां सोर्स से करंट I है तो I करंट इसमें भी जाएगा, I करंट इसमें भी जाएगा, I करंट इसमें भी जाएगा और I करंट। आप इसे कुछ ऐसा समझो, एक कोई स्ट्रेट गली है, बीच में कहीं भी टर्न नहीं है, तो इसके रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे एक दुकान, चाहे मान लो स्टॉल 1, स्टॉल 2, स्टॉल 3, इसमें कहीं गली मोड़ कट नहीं है, तो ये स्ट्रेट ही है। तो इसमें जितना भी बंदा जो भी गुजरेगा वो सारी दुकानों से होता हुआ गुजरेगा, तो इसमें कहीं डिवाइडेशन नहीं है। किस ऐसे यहाँ पर इनमें कहीं डिवाइडेशन नहीं है, जो भी करंट यहाँ जाएगा वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, इट मींस ये सीरीज में जुड़ा है। अभी आप थोड़ा सा और समझेंगे, जब करंट नहीं डिवाइड हो रहा सीरीज में, सपोज करो इश्यू में क्या करता है, ऐसे 2 तो यहां लिख देता R1 R2, ठीक है, R1 R2, बट मैं क्या करता, तीसरों को कहीं अलग से ऐसे जोड़ देता। अब देखिए ये रहा, अब ध्यान देना, यहां ध्यान से समझिएगा, समझ लीजिए जो करंट अब यहां से I चलने वाला था, यही है, मैंने बस एक R3 को कर दिया अलग से जोड़ दिया। देखिए जो करंट I यहां से आएगा इस नोड तक तो I करंट आएगा, बट अब ये I का कुछ हिस्सा इधर भी जाएगा, कुछ हिस्सा इधर डिवाइड हो गया। तो मान लेते हैं कि इस I का I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो I1 इधर भी जाएगा, I1 इधर भी जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कट या मोड़ या डिवाइडेशन नहीं है। I1 जाएगा,
मींस इन दोनों में करंट I1 जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, मींस ये रेजिस्टेंस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये और ये अलग है, इसलिए ये पैरेलल में है। तो इन दोनों को अगर चलो मैं नाम दे यहां पर ओम दे देता हूं, 2 ओम, 1 ओम, 5 ओम। तो ध्यान से सुनना, ये हुआ 2 ओम, ये हुआ 1 ओम और ये हुआ 5 ओम। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ना है तो डायरेक्ट R सीरीज कितना होगा 2 + 1, जैसे कि फार्मूला बताया जितने भी होंगे 2 + 1 आ गया 3 ओम। जब आप इसको जोड़ देंगे तीनों को तब फिगर देखो कैसे बनने वाला है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एक हो गए, इनकी जगह पर एक ही मैं बनाया और उनका सम कितना है जी 3 ओम, और यहाँ माइनस क्या है 5 ओम, और यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखो अब इनमें अभी भी पैरेलल है, जब पैरेलल है तो R पैरेलल निकालना है। तो ध्यान सुनना, मैंने कहा था जब दो होते हैं तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, ये रहा 2 के लिए डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5 डिवाइड में क्या इन दोनों का सम, तो 15/8 आया। बट अगर आप लॉन्ग तरीके से करते तो आपको कैसे होता 1/RP इक्वल 1/3 + 1/5, तो कितना आता जी 15। यहाँ 3 से डिवाइड 5, 5 × 5, 5 से डिवाइड 3, 3 × 1 3, चेक करिए ये आया 18/15। अब इसको 1/RP है, आपको रेशियो चाहिए तो RP रेसिप्रोकल करो, RP ऊपर जाएगा तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दो बेटे, रेसिप्रोकल ये ओम आ गया, आंसर वही आएगा। लेकिन ये आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हल्का सा ओवरव्यू दे दिया कैसे पता करना है आपको कि सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। फिर इस फार्मूले का यूज कहां होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर यूज होने वाला है। एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है सर्किट से रिलेटेड मोस्टली आप समझो, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, यहां पर 1 ओम रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, यहां पर 2 ओम, यहां ये जो सेल है इसका ये 1 ओम है, और ये आपका 4 और 2 ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है, अगेन ये बीच में 6 ओम है, और ये आपके बैट सेल है, इसका है 12, ये दिया है 12 वोल्ट। देखिएगा अब इनको कह रहा है कि आप पहला पार्ट है R इक्विवेलेंट बताइए। R इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इक्विवेलेंट शॉर्ट लिख दिया कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है। फिर कहेगा दूसरा पार्ट I टोटल इन करंट सर्किट, आप बताना I टोटल। पहले हम दो को करते देखिएगा। अब आप यहां से चलो सोचो, ये प्लस टर्मिनल है, अगर हम प्लस सही किया है ठीक है, इसको ऐसे करते हैं ठीक है। देखिए ये प्लस ले लीजिए, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है। देखिए जो करंट यहां सपोज करो यहां से I आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा I रहेगा, बट I का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा I यहां डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइडेशन होता है तो ये पैरेलल होते हैं, लेकिन जो करंट मान लो सपोज करो इसमें I1 जा रहा है तो इसमें क्या जाएगा I2, तो I2 इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, इसलिए ये दोनों सीरीज में है। तो 2 पहला पार्ट पहले देखो 2 ohm and 4 ohm are connected in series, R शॉर्ट में लिख देते हैं इन सीरीज, कनेक्टेड लिखना था शॉर्ट में लिखते हैं कि सीरीज में है। जब ये सीरीज है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा R सीरीज बच्चे 2 + 4 यानी 6 ohm। अगेन ये जब दोनों कैंसिल आउट होंगे, देखो अब ये आप अगर नया फिगर बनाना चाहें तो ये दोनों हट जाएंगे, यहां सीधे क्या हो जाएगा 6। अब ये दोनों देखो पहले से डिवाइड हो रहे थे, ये दोनों पैरेलल होते तो पैरेलल होंगे, देखो आपका मजा आएगा। अभी
ये देखो आरपी, मजा ये आने वाला है, डायरेक्ट वो अप्लाई करो। इन दोनों को पैरेलल, एक सेकंड, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें, तो हमने एक छोड़ दिया 1 ओम, तो 7 ओम आ गया। 1 2 4 6 और 1 7। अब ये टोटल कंबाइंड होकर एक हो गया, इसके साथ पैरेलल में है, तो देखिए आरपी क्या होगा, ये है 6 और दूसरा क्या होगा 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनका सम 42/30 इतना ओम आ गया। अब ये जो टोटल है इसके साथ जुड़ गया, तो ये सारे के सारे किसमें है जी, सीरीज में है। तो ना 1 2 और ये टोटल मतलब ये बेटा ये सारे हट करके, पहले ये था 6, इसके साथ पूरा ये जुड़ करके आ गए आपके यहाँ पर 42/30। अब आएंगे आर सीरीज 1 + 2 + ये 42/30, सबको सॉल्व कर लीजिए, आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तब करंट देखिए क्या होगा, करंट I इक्वल, चलो V इक्वल I/R, I × R, तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R। V की वैल्यू आपके पास रही, R की वैल्यू यहां से सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। आप देख लीजिए, सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके आगे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, और इसी टॉपिक को कवर करेंगे। हार्ड वर्क करते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे।